नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स और दूसरे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ को और आर्टिकल्स को एनालाइज करके बताए, उनके कॉज इफेक्ट को समझाए, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अच्छे आर्टिकल्स को निकालते हैं बढ़िया बिजनेस न्यूज़पेपर से और उन्हें एनालाइज करते हैं, उनके कॉज और इफेक्ट को, और समझाते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आराम से बैठ जाएं। अभी सबसे पहला आर्टिकल है डिफेंस स्टॉक्स रैली नॉट इन सिंक विथ अर्निंग्स ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स हैं इस वक्त, जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं, डिफेंस सेक्टर वैसे भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस वक्त। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे अगर बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, चाहे मैजडॉक हो या फिर आप देखें HAL से लेके तनला प्लेटफॉर्म्स एंड बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इनकी जो रैली है, मतलब इनका प्राइस जो इंक्रीज हुआ है, ये इनके अर्निंग्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। इसका मतलब अर्निंग ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन इनका स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहने का मतलब ये ओवर वैल्यूड है, ये आर्टिकल ये कह रहा है। शुरुआत करते हैं अब। इसमें क्या लिखा है कि देयर हैज़ बीन अ शार्प राइज इन द शेयर प्राइस ऑफ लिस्टेड डिफेंस इक्विपमेंट मेकर्स। शार्प राइज हुआ है शेयर प्राइस के जो भी लिस्टेड डिफेंस इक्विपमेंट मेकर्स हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ करंट कैलेंडर ईयर। ये जो कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ है तब से। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो रैली है ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। अर्निंग्स में कोई ऐसा ग्रोथ नहीं है, सिर्फ स्टॉक के प्राइस में ग्रोथ है। अगर आप देखें कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो 6 पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज है वो है इनका 45% बढ़ चुकी है ईयर टू डेट का मतलब अगर आप देखिए जनवरी से लेके आज तक 45% और डबल हो गई है पिछले एक साल में। ये टॉप 6 कंपनीज की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी बड़ी रैली। अगर आप देखिए 45% सिर्फ अभी शुरुआत के 6 महीने में बढ़ जाना, 7 महीने में, और उसके अलावा एक साल में भी डबल होना इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब कुछ लोगों को अगर मार्केट कैप ना पता हो तो मैं बता दूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ही हम कंपनी की वैल्यू मानते हैं। तो एक शेयर प्राइस अगर एक कंपनी का 100 से 101 रुपये हो गया और उस कंपनी ने अगर 10 शेयर्स हैं टोटल, तो टोटल 10 शेयर्स हैं और एक शेयर, टोटल मार्केट में ही 10 शेयर हैं। हम ये कह रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल के पास नहीं, टोटल उस कंपनी के 10 शेयर हैं और 100 रुपये का एक शेयर है उसका, तो उसका मार्केट कैप 1000 है। अगर उसका स्टॉक प्राइस 10% बढ़ता है तो 110 रुपये होता है और मार्केट कैप बढ़ता है और हो जाता है कितना? 10% ज़्यादा, 1100 रुपये। तो यहाँ पर ये देखा गया कि 45% इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन अर्निंग्स में ऐसा नहीं हुआ है। जो 6 डिफेंस स्टॉक्स हैं बिजनेस स्टैंडर्ड सैंपल में जिन्होंने बनाया, इनका मार्केट कैप था 2.93 ट्रिलियन रुपीज़, 44% ज़्यादा 2.04 ट्रिलियन से एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022। तो कंपैरिजन के लिए देखिए, जो बेंचमार्क है S&P BSE सेंसेक्स, हमारा जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, ये बढ़ा हुआ है 7.8% ईयर टू डेट का मतलब जनवरी से आज तक का जो डेटा है, और ये बढ़ा हुआ है 23.7% लास्ट जून से। तो पिछले साल की जो जून थी वहाँ से आप देखेंगे तो 23.7% इंक्रीज है। तो डिफेंस स्टॉक्स आप कह सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं इस वक्त पूरे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे आप देखेंगे इस सैंपल में था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे HAL जो है सबसे बड़ा है, इसका मार्केट कैप है 1.29 ट्रिलियन रुपीज़, फॉलोड बाय BEL क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका वैल्यूएशन है 91,774 करोड़ थर्सडे को। तो ये रैली आई क्यों? सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर? अब ये देखिए कि इस रैली में, क्योंकि वैल्यूएशन ड्रिवन रैली है, मतलब वैल्यूएशन बढ़ रहा है, रेवेन्यू और प्रॉफिट कम बढ़ रहा है इससे, ऐसा नहीं कि वहाँ ग्रोथ नहीं है। तो फाइनेंशियल जो है परफॉर्मेंस इनकी जो एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वैल्यूएशन 100% बढ़ी एक साल में, तो अर्निंग्स और रेवेन्यू भी अगले एक साल में या 2 साल में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं बहुत अच्छे,
तो अगर आप ये कहें कि एकदम ही ओवर वैल्यूड है, तो देखिए ये भी एक पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये वैल्यूएशन सही है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है, जो कंपनी की वैल्यू है, आप देखिए इनके पास इससे ज़्यादा तो ऑर्डर्स हैं कुछ कंपनीज के पास। गवर्नमेंट ने 10-10 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स दिए एक कंपनी को, जिसकी पहले इतनी वैल्यूएशन नहीं हुआ करती थी कुछ साल पहले। तो इससे इनके ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस पर फ़र्क पड़ेगा। एंड क्योंकि इंडस्ट्री ये मान के चल रहा है कि जो भी इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं ये उस ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, तो फ्यूचर में ये बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन कमांड कर पाएंगे। तो रीज़न ये है ओवर वैल्यू का, कि जो इन्वेस्ट कर रहा है वो ये कह रहा है ये ओवर वैल्यूड नहीं है। फ्यूचर में रेवेन्यू और ग्रोथ, आप कह सकते हैं प्रॉफिट का भी इतना अच्छा होगा कि वैल्यूएशन ये नॉर्मल लगने लगेगी, और शायद यही वैल्यूएशन आगे अंडर वैल्यूड रखने लग जाए। तो ऐसा ही कई स्टॉक्स में होता है जो हमेशा कह सकते हैं प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। कुछ सेक्टर्स भी हमेशा दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। तो वही अब केस है डिफेंस कंपनीज के साथ। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है टेस्ला बैटरी सप्लायर पैनासोनिक इन टॉक्स टू सेट अप प्लांट इन इंडिया। टेस्ला कंपनी को जो बैटरी सबसे बड़ा बैटरी सप्लायर है पैनासोनिक, सबने नाम सुना होगा इस कंपनी का, ये अभी बातचीत चल रही है इसकी कि ये सेटअप करेगा प्लांट इंडिया में। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कोई भी टैक्स वेवर्स नहीं देने वाले टेस्ला को। सबसे पहली बात, टैक्स बेनिफिट्स कुछ भी अलग नहीं मिलेंगी, जो पूरी इंडस्ट्री की है आपकी भी वही रहेगी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब आप देखें कि ये मूव एक्चुअली स्मार्ट भी है, क्योंकि टेस्ला को यूएस में जितने लोगों ने बड़े बड़े कंसेशंस दिए, देखा गया कि उनको कुछ खास नहीं मिला। जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी, अगर आप देखें न्यूयॉर्क ने करीब करीब $1 बिलियन का इन्हें आप कह सकते हैं क्रेडिट दिया या फिर सब्सिडी दी, एंड उसके बाद देखा गया कि उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला उन्हें। क्यों? क्योंकि टेस्ला ने उसका कुछ इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया कि न्यूयॉर्क के स्टेट को या सिटी को कुछ बेनिफिट मिले। तो ये लेसन ज़रूर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने वहाँ से सीखा होगा, इसको लर्न किया होगा, एनालाइज किया होगा। तो इस तरीके की किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने मना कर दिया है। तो जो एंट्री होगी पैनासोनिक की इंडिया में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगी, क्योंकि टेस्ला का जो प्रोडक्शन है वो यूज़ करता है लिथियम आयन बैटरी सेल्स व्हीकल्स के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए अपनी कार में। टेस्ला का जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई है, आप देखेंगे इन्होंने इंडियन मार्केट में सारे प्लेयर्स ने स्काउट करना शुरू कर दिया, जो भी इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करती है, जो कंपनीज। गवर्नमेंट होपफुल है कि ऑटो मेकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगा और एक सप्लाई चेन यूनिट बनाएगा। टेस्ला ने एग्री किया कि वो बाय करेगा पैनासोनिक का फुल आउटपुट तो उनके प्रोडक्शन इक्विपमेंट से नेगोशिएटेड प्राइसेस पर। टेस्ला की जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंट्री में, वो सर्व करेगी एज वाइटल सप्लायर्स टू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ईवी मैन्युफैक्चरर्स। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों को यहाँ सर्व किया जाएगा। मस्त प्लान कर रहे हैं कि वो 20 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचना चाहते हैं 2030 में। मतलब 20 मिलियन अगर आप देखें इंडिया के इसमें, तो 2 करोड़ गाड़ियाँ। पैनासोनिक चाहता है कि वो बूस्ट करे अपनी ऑटो बैटरी कैपेसिटी टू 200 गीगावाट आवर्स पर ईयर बाय 2031 मार्च। 4 गुना ज़्यादा करना चाहता है इस वक्त जो लेवल है उससे। तो लेट्स सी, अगर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी इंडिया जैसी कंट्री के लिए। आते हैं अगले न्यूज़ पर। रुपी बॉन्ड्स गेन ऑन यूएस इन्फ्लेशन डेटा। अब जिन लोगों को इंटरेस्ट है रुपी, फॉरेक्स और इकोनॉमिक्स में, उनके लिए आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझना चाहते हैं कि रुपी, डॉलर, इनके वैल्यू कैसे बढ़ते हैं, कैसे गिरते हैं। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और रुपी, इन्होंने शार्प गेन्स रिपोर्ट किए हैं थर्सडे को। क्यों? क्योंकि लोअर देन एक्सपेक्टेड यूएस इन्फ्लेशन का डेटा है। अभी यूएस में महंगाई दर का डेटा है, आप समझने की कोशिश करिए। यूएस में जो महंगाई दर का डेटा है, उन्हें लग रहा था महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन कम बढ़ी, और 2 साल में सबसे लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ आया है इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन रेट का। ये बहुत ही बढ़िया खबर है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर आगे स्पेकुलेशन ये रही कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो अपने रेट हाइक साइकिल के एंड पे पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे। जब महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट लोगों से पैसे वापस लेने लगती है, क्योंकि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो डिमांड को कम करने के लिए लोगों से पैसे ले लो। पैसे कैसे लोगे? इंटरेस्ट बढ़ा दो। मार्केट से पैसा अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट पे चल रही है। अब लोग जितने भी हैं, ज़्यादातर लोग किसी न किसी प्रकार के लोन में ज़रूर होते हैं, चाहे उन्होंने हाउस लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, एजुकेशन लोन, कार लोन। तो उनका जो कंजम्पशन है, फालतू जो खर्च कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाएंगे।
ये एक बहुत ही कह सकते हैं छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो इसे मान के चले। और अब क्या होगा, महंगाई कम हो गई, अगर महंगाई दर कम हो गई तो गवर्नमेंट को रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, रेट वो कम करेगी, रेट कम करेगी तो पैसा सस्ता हो जाएगा, लोन कम रेट पे मिलेंगे, इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लोगों के खर्चे कम हो जाएंगे, तो ये सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होती है, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यूएस में ये एक्सपीरियंस किया इन्वेस्टर्स ने और लोगों ने जब इन्फ्लेशन का डेटा बहुत बढ़िया आया। डॉलर ने एक्सपीरियंस किया डिप्रिसिएशन, सबसे बड़ा डिप्रिसिएशन पिछले 5 महीनों में। अगर आप देखें कहीं भी डॉलर की वैल्यू गिरी, और जब महंगाई दर का आंकड़ा बढ़िया आया, कम आया, तो डॉलर की वैल्यू भी गिरी। क्यों? क्योंकि होता यह है, जब भी कोई कंट्री अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे ज़्यादा मिल रहा होता है। मतलब अगर आप निवेश करें तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप लोन लें तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि जब भी ऐसा होता है कि यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, मतलब वो अपने बॉन्ड्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं, तो इन्वेस्टर्स बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सेफ हैं। जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो बाहर के इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वो डॉलर को खरीदते हैं और उससे यूएस के बॉन्ड्स खरीदते हैं। अब क्या होगा, अब क्योंकि बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है यूएस के, बाकी जगहों पर ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर लोग उन बॉन्ड्स को बेचेंगे, डॉलर को बेचेंगे और डॉलर को खरीदेंगे भी कम। तो इससे डॉलर की आप कहेंगे सप्लाई उतनी रही लेकिन डिमांड कम हो गई, तो डॉलर की वैल्यू भी नीचे आ गई यहाँ पर। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि यूजुअली जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि अगर कोई कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, ब्याज दर बढ़ाती है, तो वहाँ की करेंसी भी अप्रिशिएट करती है, और अगर इसका वाइस वर्सा ब्याज दर घटेगा तो करेंसी भी आप कह सकते हैं डिप्रिशिएट करेगी यहाँ पर। तो यही यूएस में देखने को मिला। तो यहाँ पर ये देखने को मिला ब्याज दर घटाने पर नहीं, ये पहले ही देखने को मिल गया। अब ये देखिए मार्केट कितना पहले फैक्टर इन कर लेता है सब कुछ। ब्याज दर अभी नहीं घटाए गए, लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा बढ़िया आया तो इन्वेस्टर से मान लिया कि ब्याज दर भी घटेंगे, तो तुरंत ही आप कह सकते हैं डॉलर की वैल्यू भी डिप्रिशिएट कर गई। तो इस तरीके से ये वैल्यूएशन काम करता है। तो इस आर्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझाना था। और भी चीज़ें हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो यहीं पर हम एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।